नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। पिछले 4-5 दिनों से 30-31 जुलाई के दौरान जिस तरह से मोरक्को के लोगों ने स्पेन में इन्वेजन किया, वो तस्वीरें लगातार लोग देख रहे हैं। इतनी देख रहे हैं कि ये तस्वीरें 3 दिनों के बाद भी अभी भी ट्रेंड कर रही हैं। कहीं ना कहीं लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या गया। क्या युद्ध इस तरह भी लड़ा जा सकता है? ये सवाल लोगों के मन में बार बार उठ रहा है। खासकर जाहिर सी बात है, उन लोगों के मन में तो उठ ही रहा होगा जो लोग किसी भी कंट्री के बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। हालांकि देश, काल, पात्र मायने रखता है, लेकिन जो स्पेन में हुआ वो किसी भी देश के साथ हो सकता है। ये सवाल लोगों के मन में बार बार उठ रहा है। ऊपरी तरह से, सतही रूप से यही समझा जा रहा है कि यह पूरा मामला एक तरह से अच्छी जिंदगी की तलाश में लोग निकले और एक अफवाह फैली और मानव तस्करों ने यहाँ पर काम किया और ट्रक के ट्रक भर के, बोट के बोट भर के लोगों को स्पेन का बॉर्डर क्रॉस करा के उन 2 शहरों में पहुंचा दिया। लेकिन जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इस पूरी खबर का है और जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान अमेरिका युद्ध कहीं ना कहीं इस पूरी तस्वीर के पीछे छिपा हुआ है और खास तौर पर ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया है। यूरोपियन यूनियन पर एक तरह से प्रहार किया गया है और एक तरफ इस इन्वेजन की खबरें चल रही थी। लोग सोचने समझने में लगे थे कि ये हुआ क्या है। स्पेन की सरकार ये समझने में लगी थी कि इसका रिएक्शन कैसे देंगे। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी ही तरह की हेडलाइंस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में फ्लोट कर रही थी। एक हेडलाइन हम पढ़ते हैं, ट्रम्प सेज मोरक्को नेम्ड टिजनिट ढाकला हाईवे आफ्टर हिम, व्हाई इट मैटर्स। यानी कि मोरक्को में एक हाईवे का नाम ट्रंप के नाम पर रखा गया और ट्रंप ने उसके लिए धन्यवाद दिया मोरक्को को, मोरक्को सरकार को। दोनों के बीच बहुत जो रिश्ते हैं अमेरिका और मोरक्को के बीच, वो इस तरह से दिखाए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। इस पूरी घटना के तार अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़े हुए हैं। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब नाटो देशों ने इसका विरोध किया और विरोध के स्वर सबसे ज्यादा तेजी से उठाए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने। बेहद मुखर रहे वो उस दौरान, यहां तक कि जब अमेरिका ने ये मदद मांगी कि उसके एयरक्राफ्ट्स को फ्यूलिंग करने के लिए स्पेस मिले तो नाटो देशों ने, स्पेन ने साफ तौर पर मना कर दिया। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को नजर आ रहा था कि ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति हैं और जिस तरह से वो अपनी दूसरी पारी में व्यवहार कर रहे हैं, इसका असर स्पेन को भुगतना पड़ेगा और स्पेन को वो भुगतना पड़ रहा है इस तरीके से। इसके अलावा ट्रंप ने अपनी पहली पारी में अब्राहम अकॉर्ड जब बनाया था तो उस दौरान ये अब्राहम अकॉर्ड जो बनाया गया था वो मुस्लिम देशों को, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम जो देश हैं खास तौर पर उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड पर मोरक्को ने साइन कर दिए थे ट्रंप के कहने पर, उनकी पहली पारी के दौरान जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे। और उस समय मोरक्को ने जो अमेरिकी राष्ट्रपति का साथ दिया, उसका असर, उसका इनाम एक तरह से कह लीजिए, वो अब ट्रंप ने मोरक्को को दिया है। एक और हेडलाइन इस दौरान काफ़ी चर्चा में रही। ये हेडलाइंस ठीक उसी समय फ्लोट हो रही थी, ठीक उसी समय ये अलग अलग पोर्टल्स, अलग अलग न्यूज़पेपर में फ्लोट हो रही थी जिस समय ये 70 से 80 हज़ार लोग मोरक्को की ज़मीन को छोड़कर स्पेन के अंदर घुसे चले आ रहे थे। हेडलाइन, ट्रंप रीअफर्म्स मोरक्कन सोवरेनिटी ओवर
वेस्टर्न सहारा। दरअसल वेस्टर्न सहारा जो है वहां पर 1975 तक स्पेन की कॉलोनी थी। वेस्टर्न सहारा का जो रीजन है, पूरा रीजन स्पेन की कॉलोनी थी, लेकिन 1975 में स्पेन वहां से हट गया और स्पेन के हटते ही उस भूभाग के ज्यादा हिस्से पर मोरक्को ने अपना कब्जा कर लिया। वही मोरक्को का एक पड़ोसी देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया समर्थक एक संगठन ने भी इस जो वेस्टर्न सहारा है इसके एक छोटे से हिस्से पर, छोटे से भूभाग पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया इस दौरान। अब ये संघर्ष दोनों के बीच में लगातार तब से ही बना हुआ था। स्पेन अल्जीरिया के साथ था और अमेरिका मोरक्को के साथ। और जिस दौरान ये इन्वेजन हो रहा था, जिस दौरान ये 70,000 लोग स्पेन के अंदर दाखिल हो रहे थे, उसी वक्त ट्रंप ने कह दिया कि वेस्टर्न सहारा पर पूरा का पूरा अधिकार मोरक्को का है। तो मोरक्को के लिए डबल बधाइयां, डबल खुशखबरी लेकर आया। ट्रंप का जो साथ उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करके दिया था, उसका असर है, कहीं ना कहीं उसका असर है ये इन्वेजन। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एक साथ भेज दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी मदद के, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के, बिना किसी इकोसिस्टम के क्रिएट किए 70 से 80 हजार लोग एक साथ, लगभग एक ही उम्र के लोग उस भीड़ में नजर आ रहे थे। महिलाएं और बच्चे बहुत कम मात्रा में, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे, बहुत कम वीडियोस में नजर आए, और वो भी इक्का दुक्का महिलाएं और बच्चे नजर आए। क्योंकि कोई भी अगर अपना देश छोड़ता है, अगर उसको लगता है कि उसे उसके देश में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिसका वो हकदार है या जो उसको मिलना चाहिए, और वो असाइलम के लिए दूसरे देश में जाता है, तो वो अपना परिवार लेके जाता है। लेकिन इन तस्वीरों में साफ दिखा कि ये परिवार नहीं थी, परिवार साथ नहीं थे इन लोगों के। ज़्यादातर यंग लोग, एक तरह से फौज थी, एक अनडिक्लेयर्ड फौज थी मोरक्को की, जो स्पेन के अंदर घुसी चली आए। हालांकि उसके बाद स्पेन की फौज एक्टिवेट हुई, डिप्लोमेसी शुरू हुई, मोरक्को से बात की गई। कहा जा रहा है कि 40 से 45 हजार लोग ऑलरेडी वापस किए जा चुके हैं, लेकिन वो 20 से 25 हजार लोग घुस चुके हैं मोरक्को के अभी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर। और जिस तरह से यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उनकी आपसी पॉलिसी है, तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पेपर्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप घुस गए यूरोप में, तो आप ट्रेन के रास्ते आप फ्रांस निकल जाइए, आप जर्मनी निकल जाइए, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ निकल जाइए। हालांकि इस पूरी घटना के बाद कुछ एक कंट्रीज़ ने, ख़ास तौर पर इटली का नाम लिया जा रहा है, इटली ने साफ तौर पर कहा है कि अब स्पेन की तरफ से जो भी लोग आएंगे, वो एयरपोर्ट के रास्ते हो, चाहे लैंड के रास्ते हो, चाहे ट्रेन के रास्ते हो, तो उनकी स्क्रूटनिंग की जाएगी कि वे कौन लोग हैं। हालांकि नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं होता है यूरोपियन यूनियन के कानून के तहत, यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज़ के तहत, लेकिन अब इटली कह रहा है कि वो स्वीकार नहीं करेंगे इन लोगों को। अगर ये स्पेन के अंदर एंटर हुए हैं तो ये स्पेन की गलती है कि वो यूरोपियन यूनियन की बॉर्डर्स को नहीं प्रोटेक्ट कर पाए, और इसका खामियाजा इटली नहीं भुगतेगा। तो इटली ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ये ऐलान कर दिया कि स्क्रूटनिंग होगी उन तमाम लोगों की जो ट्रैवल कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य और इटली की ओर, चाहे वो बाय एयर पहुंचे, चाहे ट्रेन के थ्रू पहुंचे, चाहे वो बाय रोड पहुंचे, सबकी स्क्रूटनिंग की जाएगी, ताकि ये इंश्योर करना चाहता है इटली कि उसके देश के अंदर ये जो इन्वेजन करके लोग पहुंचे हैं ये ना पहुंचे। इस पूरी घटना का एक पहलू और भी है, और वो पहलू है खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद रखना। दरअसल यूरोपीय देश अमेरिका के सहारे पूरी तरह से बैठ गए थे। अपनी सुरक्षा को लेकर वो सुनिश्चित थे कि सबसे बड़ा खतरा वो रशिया को ही अपना मानते हैं, रूस को ही वो सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ऐसे में उन्हें ये लगा था कि नाटो का सदस्य वो हैं, और जब भी उन पर कोई संकट आएगा तो अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। कुछ वैसा ही
मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूएई, सऊदी अरेबिया, आबू धाबी, ओमान, कतर, ये तमाम देश ये समझ बैठे थे कि हमने बेस बनाने के लिए अमेरिका को जगह दे दी है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स बड़ी तादाद में इन देशों में हैं, तो जब भी कोई खतरा पैदा होगा तो अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। लेकिन अमेरिका ईरान युद्ध ने सबकी आंखें खोल दी। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जिन पर पूरी दुनिया की नज़र है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, सभी लोगों ने ईरान के हमले झेले और अमेरिका कुछ नहीं कर सका। कुछ वैसा ही यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अब सबक मिला है कि नाटो का सदस्य होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर खतरा उनका टल गया है। अपनी सुरक्षा को लेकर उन्हें गंभीर होना पड़ेगा। यहाँ पर 2015 के माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब जर्मनी की जो प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री एंजेला मर्केल, चांसलर ऑफ जर्मनी जो थी, उन्होंने लगभग 12 लाख माइग्रेंट जो थे उन्हें अपने देश में रहने की अनुमति दे दी। 12 लाख लोग, ज़्यादातर इसमें सीरिया, इजिप्ट से आए हुए लोग थे, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी वो बड़ी कंट्रीज़ हैं जिसके माइग्रेंट्स उस दौरान, उस क्राइसिस के दौरान यूरोपियन यूनियन की चौखट में पहुंचे और जर्मनी ने उन्हें अलाउ कर दिया अपने देश में आने के लिए। और यूरोप अब वो जो एक डिसीजन लिया गया था उसका खामियाजा भुगत रहा है। यही कारण है कि इंग्लैंड पहले ही अपने आप को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम खबरें देख रहे हैं कि लंदन की सड़कों पर शरिया कानून को लागू करने की मांग को लेकर आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और वहाँ की जो आम जनता है ब्रिटेन की, वो अपने तरीके से रहने के लिए अपने ही सरकार से गुहार लगा रही है और अपनी ही सरकार को ये कह रही है कि हमें अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए। और इन माइग्रेंट की वजह से वो कितने परेशान हैं, इसको बताने के लिए वो आए दिन लंदन की सड़कों पर उतर आते हैं। वहीं शरिया कानून लागू करने की मांग लंदन के अंदर उठ रही है। फ्रांस की हालिया घटना, जब मोरक्को के एक संदिग्ध व्यक्ति पर फ्रांस की पुलिस ने गोली चला दी, उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस जल गया। वो देश, वो जगह, वो सिटी जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो जल गया। दुकानें तोड़ दी गई, लोगों के घर में घुसकर अराजकता की गई, सड़कों पर आगजनी की गई, गाड़ियां तोड़ दी गई, क्योंकि एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका पुलिस पीछा कर रही थी लंबे समय से, वो जब हाथ नहीं आया, लेकिन जब हाथ लगा तो पुलिस ने उस पर गोलियां चला दी। और नतीजा क्या निकला कि एक शहर जल उठा। और वो होना भी था, क्योंकि किसी का भी कल्चर, अगर कोई अपना देश छोड़कर आता है तो वो अपना कल्चर छोड़कर नहीं आता, और ख़ास तौर पर जब वो गुटों में आता है, वो अकेला नहीं होता, वो अपनी कम्युनिटी के साथ अगर वो आता है तो अपना कल्चर अपने साथ लेकर आता है। और ये पहचान उन्होंने बताई अपने कल्चर की, जिस तरह से रिएक्ट किया फ्रांस में, जिस तरह से रिएक्ट किया कर रहे हैं इंग्लैंड में, और साथ ही यूरोप के और देशों में। तो जो सॉफ्ट फेस यूरोप अपना दिखा रहा था दुनिया को लंबे समय से, अब वही सवालों के घेरे में है। और यूरोप को, पूरे यूरोप को चेतने की ज़रूरत है। ये दिखा रहा है एक ये पर्टिकुलर इंसिडेंस। और अंत में ये एक ऐसी घटना है जिसे भारतवासियों को भी बहुत गौर से और बहुत गहराई से देखना, सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों मौजूदा सरकार लगातार घुसपैठ के मुद्दे पर
इतनी ज़्यादा वोकल है? क्यों मौजूदा सरकार इतनी ज़्यादा कोशिशों में है कि जो बॉर्डर एरिया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फेंसिंग हो सके? क्यों मौजूदा सरकार SIR पर जोर दे रही है? क्यों मौजूदा सरकार NRC की बात कर रही है? क्योंकि भारत उन देशों में से है जो इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से ग्रो कर रहा है। पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है। ये भारत के वो तमाम पड़ोसी देश हैं जहां पर रोजगार, कानून व्यवस्था, बेसिक एमिनिटीज लोगों को, आम जन तक वो नहीं पहुंच पा रही है सही तरीके से। अस्थिरता लगातार बनी हुई है भारत के पड़ोसी राज्यों में, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। और जाहिर सी बात है, ऐसे में वहाँ का जो युवा और वहाँ के जो लोग हैं एक अच्छे जीवन की तलाश में देश से बाहर, अपने देश से बाहर विकल्प तलाश रहे हैं और अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। लेकिन एक सॉफ्ट या फिर कह लीजिए कि एक आसान टारगेट उनके लिए भारत है। उनके पास रोजगार नहीं, उनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं और भारत तरक्की कर रहा है। इस पूरे विषय पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।